नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पर। तो इससे पहले हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। आज ऋग्वेद हो गया है तो आज हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो जिस तरह से कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं तो पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आखिर ऋग्वेद जब हम पढ़ रहे थे 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से वही समाज है जो आगे बढ़ रही है। आखिर इसको उत्तर भारत क्यों कहा गया, उत्तर वैदिक काल क्यों कहा गया होगा? कृपाल, उत्तर वैदिक काल कहने की क्या ज़रूरत पड़ी होगी? जबकि समाज वही है, वैदिक समाज ही है, आर्य समाज ही है। एक को हमने बांट दिया ऋग्वैदिक काल में 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का जो समाज बना उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका बहुत कारण हो सकता है। जैसे उसका मतलब जो समाज था उससे थोड़ा अलग था, महिलाओं का अधिकार इसमें बदल गया था और वो था मतलब ताम्रपाषाण काल था, इसमें लौ तो बात करें तो बात सही है। देखिए होता, अच्छा ये समाज बदलते क्यों है? कोई भी जो समाज है, पहले की समाज और दूसरी की आने वाली जो समाज होती है, दोनों के बीच में क्या फ़र्क आ जाता है? वो जो फ़र्क आता है वो क्यों आ जाता है? तो देखिए होता यह है कि हमारा जो जीने का आधार है, समझ रहे हैं, जब जीवन का आधार जब चेंज हो जाता है तो इंसान की ज़रूरत चेंज हो जाती है। इंसान की जब ज़रूरतें चेंज हो जाती है तो उसकी जो विचार होती है और उसके अलावा जो उसका तरीका होता है जीने का, वो थोड़ा सा उसकी माननाएं, धारणाएं, वो सभी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। और इन्हीं चीज़ों से एक नया समाज धीरे धीरे पनपने लगता है जो पहले की समाज से थोड़ा सा अलग दिखता है। समझ रहे हैं? जैसे बात करें हम, यहाँ जाने की ज़रूरत है आपको, वो बाद में देख लीजिएगा वो सब चीज़ें। तो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, समझ रहे हैं ना, समाज को लेकर के जानना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? तो आपको मालूम है कि जो आर्यों की जो शुरू की समाज थी, जो ऋग्वैदिक समाज थी, वे लोग पशुचारण पे आश्रित थे। तो पशु को चराना, चारा के तलाश करना, इसलिए वो लोग को थोड़ा थोड़ा एक जगह से दूसरे जगह जाना भी पड़ता था। समझ रहे हैं? वो लोग 1500 BC से लेकर के जिंदगी जीते आ रहे थे, वो समाज से उसी तरह चल रही थी। लेकिन जीने का जो आधार है वो उसका अचानक चेंज हो गया। कब? जब लोहा के बारे में उन लोगों ने जाना। समझ रहे हैं? जब लोहा के बारे में उन लोगों ने जाना तो उसके वजह से उन लोगों को खेती करना आसान हो गया। अब जो लोग पशुचारण पे आश्रित थे, अब लोग कृषि पे आश्रित होने लगे। समझ रहे हैं? अब जब कृषि पर आश्रित होंगे तो जहाँ जीने का आधार पहले पशु था, अब जीने का आधार क्या बन गया? कृषि बन गया। पशुचारण में पुरुष और महिलाएं दोनों भागीदारी निभाते थे। कृषि में चूंकि मेहनत ज़्यादा करना पड़ता था तो पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा बन गई। इसके अलावा महिलाओं को, ध्यान दीजिए, महिलाओं को चूंकि बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, समझ रहे हैं ना, बच्चे को ध्यान भी रखना होता है। क्या कर रहे हैं गोलू? बच्चे को केयर भी करना होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके वजह से क्या होता था कि जो महिलाएं थी उस समय कृषि में भागीदारी कम निभाती थी। समझ रहे हैं? तो इससे पुरुषों का जो है स्त्रियों के प्रति जो माननाएं हैं, जो धारणाएं हैं, धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि उन लोगों को मेहनत करना होता था। उन लोगों को लगा कि काश अगर मेरा पुत्र होता तो मुझे इस काम में मेरा मदद करता। समझ रहे हैं? स्त्रियों के लिए एक ये माननाएं अलग हो गई पुरुषों का। समझ सकते हैं आप लोग? तो जीवन का आधार बदल जाता है तो लोगों की ज़रूरतें बदल जाती है। समझ रहे हैं ना? पहले आधार था वो पशुचारण, तो लोगों की ज़रूरत होती थी महिलाओं की। समझ रहे हैं? उसके बाद कृषि जब से आधार बन गया तो लोगों के पास मर्दों के तरह उतनी ताकत नहीं कह सकते हम। उसके अलावा ये भी है कि मर्दों को प्रकृति ने जो दिया, ये पुरुषों को प्रकृति ने जो दिया है कि उनको बच्चे पैदा करना है, उसके अलावा उनका देख रेख भी करना है, बच्चे को दूध भी पिलाना है, समय समय पे उसे केयर करना होता था, तो खेती में उतनी भागीदारी नहीं कर पाती थी। ये उसकी कमजोरी नहीं कह सकते, ये उसकी मजबूरी थी, है कि नहीं? समाज में स्त्रियों की जो महत्ता है वो कम होने का मेन वजह था
कि जो महिलाएं थी तो उनको बच्चे पैदा करना होता था, उनको बच्चे का देख रेख करना होता था, केयर करना होता था, तो इसके वजह से वो खेती में उतनी भागीदारी नहीं दे पाती थी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि महिलाओं की ये मजबूरी थी, उनकी कमजोरी नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके वजह से जो पुरुष लोग होते थे उनको ऐसा लगता था कि काश अगर मेरा पुत्र होता तो मुझे इस काम में मदद करता, इसमें भागीदारी निभाता। तो इसलिए धीरे धीरे महिलाओं के प्रति जो उसकी सोच थी, जो भावनाएं थी, तो वो धारणाएं धीरे धीरे बदलने लगी थी, समझ रहे। इसके अलावा मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल से ही, ऋग्वैदिक काल में कितना मैंने सूक्त देखा है उसमें युद्ध का जिक्र किया गया है। तो कभी ज़मीन को लेकर के, कभी कोई मूल्यवान वस्तु को लेकर के जो युद्ध होता था तो उस युद्ध में पुरुष चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते थे, समझ रहे हैं। तो उन लोगों को लगता था कि काश अगर मेरा पुत्र होता तो मुझे युद्ध में मदद करता, या फिर मुझे इस साम्राज्य को, इस चीज़ को प्राप्ति करने के लिए मेरा मदद करता। तो इसके वजह से भी महिलाओं की जो महत्ता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। इसलिए महिलाओं को अब सभा में भाग भी नहीं लेने दिया जाता था, महिलाओं को सिर्फ घर की वस्तु समझा जाता था, समझ रहे हैं। इस तरह से समाज जो है पहले की अपेक्षा बिल्कुल धीरे धीरे अलग होने लगी थी, समझ रहे हैं ना। तो अब पहले के समाज जो थी, जो उनकी माननाएं थी, और ये लोहा के बारे में जब जाना इन लोगों ने, लोहा जब परिचित हुआ और कृषि पर जब इन लोगों ने आधारित हुआ, तो अब के समाज की जो माननाएं हैं, वो जो धारणाएं हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं भिन्न दिखता था, समझ रहे हैं। इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहना पड़ा। यहीं पर से समाज को थोड़ा सा अलग किया गया, समझे। तो इसलिए ये जो समाज है पहले के समाज से थोड़ा अलग दिखा, तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखा जिसको उत्तर वैदिक काल कहा गया, समझ गए। तो अब यहाँ पर से आप लोगों ने देख लिया कि अच्छा, इसके अलावा भी हालांकि जो स्त्रियों की स्थिति थी उस समय आड़े के समय, ये उत्तर वैदिक काल में उतनी भी खराब नहीं कह सकते हम लोग। स्त्रियों की स्थिति कहा जाता है कि स्त्रियां पूजा पाठ में भाग लेती थी, वो सभी काम करती थी, समझ रहे। सभा में सिर्फ भाग नहीं लेने दिया जाता था, समझ रहे। जो सभा होता था, सभा या समिति में सिर्फ भाग नहीं लेने दिया जाता था। फिर भी उत्तर वैदिक काल में पुत्री के जन्म को लोग श्राप समझते थे, समझ रहे। पुत्री के जन्म को लोग उतना अच्छा नहीं मानते थे जितना ऋग्वैदिक काल में माना जाता था। लेकिन वही समाज की जो है अभी मिलता जुलता है हमारी समाज, समझ रहे हैं। अब तो थोड़ा सा बदल भी गई है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। तो स्त्रियों की स्थिति क्या थी समझ रहे हैं। पूजा पाठ में भाग लेते थे, वो लेती थी महिलाएं, बस सभा में भाग नहीं लेती थी। लेकिन समाज उसको उस नज़रिए से नहीं देखती थी जो पहले ऋग्वेद में देखने को मिला है, समझ रहे हैं। ये हो गया। चलिए, इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल का जो समाज है तो उसमें देख लेते हैं कि क्षेत्र का क्या क्या नाम था और वहाँ के शासक को क्या कहा जाता था। ये मैंने इसे पहले भी क्लास में बताया है, याद है कृपाल? कृपाल याद है? हाँ, क्षेत्र के बारे में बता देते हैं हम आप लोगों को। तो कहा जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल की जो समाज थे, तो ये तो जो पूरब का जो क्षेत्र है, समझ रहे ना, इस क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था। इस क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था। और यहाँ के जो राजा होते थे, शासक, उसको क्या कहा जाता था? सम्राट, समझ रहे। बात करें पश्चिमी क्षेत्र की, अरे ये साम्राज्य है ना, भोज वैराज। तो जो पूर्व का क्षेत्र था उसको साम्राज्य कहा जाता था कि ये मेरा साम्राज्य है, ये उसका साम्राज्य है। और वहाँ का जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम का जो क्षेत्र होता था इसको स्वराज कहा जाता था, समझ रहे, इसको स्वराज कहा जाता था। और यहाँ के जो शासक होते थे उसको क्या कहा जाता था? स्वराट। क्या हुआ? ये नहीं बताए? ये जब रात का क्लास चलता था तब बताए थे। हाँ, आप पीछे वाला नोट उठा के देख लीजिएगा। अच्छा, अभी आपको याद आ जाएगा, नहीं बताए तो अभी तुरंत याद आ जाएगा। ऊपर वाला को वैराज्य कहा जाता था। ऊपर बोले तो कब, कौन सा क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र।
उत्तरी क्षेत्र को वैराज्य कहा जाता था और इस वैराज्य का जो शासक होता था उसको विराट कहा जाता था। समझ गए? जो दक्षिणी क्षेत्र होता था इसको भोज्य कहा जाता था। अब याद आ जाएगा आपको, इसको भोज्य कहा जाता था और यहाँ के जो शासक थे इसको भोज कहा जाता था। और इसके लिए मैंने बताया था, एक गोविंदा का गाना भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये आप लोगों ने बताया था, नहीं बताए थे? अब याद आया कि ये बताए थे इसके बारे में। ये गाना सुने हैं ना, गोविंदा का शायद गाना है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो हम लोग तो सिर्फ सोचते थे कि ये भोज क्या है, सिर्फ गाना सुन के मज़ा लेते थे, है कि नहीं? अब पढ़े तब पता चला कि भोज का मतलब राजा होता है और वो दक्षिण में कहा जाता था। समझ रहे हैं ना? समझ गए? तो अच्छा, ये टेस्ट भी मैंने लिया था इसके ऊपर, उस क्लास में मैंने टेस्ट भी लिया था, एक क्वेश्चन भी इससे मैंने डाला था। अच्छा, वैसे भी आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है कि मैंने आपका स्पेशल टेस्ट लिया था, तो आपका माइंड उस समय अस्थिर था, हो सकता है मिस कर गए होंगे आप, और बीच में शायद आपका तबीयत ख़राब था तो शायद आप नहीं भी आई थी। ये गोलू समय कंटिन्यू रहता था। टेस्ट लिए थे इसका, इसमें एक सवाल भी था, पहले वाला कॉपी पलट के देख लीजिएगा। तो ये समझ गए क्षेत्र और उस क्षेत्र का नाम और शासक। चलिए, अब कहा जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल में कपड़े का व्यापार भी होता था, कपड़े भी बुना जाता था, और जो कृषि है तो कृषि का जो यंत्र बनता था ना, तो उसका भी व्यापार होता था। इससे जो राजा होते थे उसको टैक्स दिया जाता था। राजा की आमदनी इन्हीं दो चीज़ों से होती थी। समझ रहे हैं? जो यंत्र बनता था कृषि के लिए तो वो, और व्यापार वगैरह होता था कि कपड़े के लिए, तो उससे राजा को टैक्स दिया जाता था। समझ रहे? तो मुख्य व्यवसाय यही थी उस समय की, कृषि। ये सब मतलब वैदिक में नहीं था, कर नहीं था, टैक्स अस्थायी सेना नहीं था। हाँ, ये नहीं थे। अब ये भी बात है कि जो ऋग वैदिक समाज थी वो उसको हम अस्थाई कह सकते हैं, जबकि उत्तर वैदिक समाज अस्थाई थी। वजह ये था कि ये लोग कृषि पर आश्रित हो गए थे, वो लोग पशुचारण पे थे। उन लोगों को पशु का पेट भरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। इन लोगों को कृषि की रक्षा करने के लिए एक जगह ही रहना पड़ता था। समझ रहे हैं? चलिए, तो अब जो आप लोगों का जो मानना होता है, जो राजा के लिए जो मन में पहले से पूर्वाग्रह बैठ जाता है, अब हो सकता है कि उत्तर वैदिक काल में उस तरह का राजा देखने को मिल सकता है। समझ रहे? जो आप सोचते हैं ऋग वैदिक काल में नहीं थी। उस समय तो समाज में से ही किसी एक को उठा करके डाल दिया, रख दिया, चुन लिया जाता था। चलिए, जीवन काल की बात कर लेते हैं। जीवन काल में, उत्तर वैदिक काल में एक उपनिषद है जो छंदोग्य उपनिषद, उसमें 4 तरह का जो पहले का जो जीवन था, जन्म लेने से लेकर के मरण तक, तो इन पूरे सफ़र को 4 भागों में बांट दिया गया था। समझ रहे हैं? एक था ब्रह्माश्रय, एक था ब्रह्म जीवन, ब्रह्माश्रम, एक था गृहस्थ आश्रम, एक था वानप्रस्थ और एक था सन्यासी। समझ रहे? ये 4 था। तो आप लोग चलिए लिख देते हैं। ये कहा गया छंदोग्य उपनिषद में, मिटा देते हैं इसको। कौन कौन था ये भी बताए थे। ब्राह्मण्य आश्रम, ये था ब्राह्मस्थ है, बृहस्थ हो गया, ब्राह्मण्य आश्रम, ये है ना? चलेगा। चलिए, ये आश्रम, एक था गृहस्थ आश्रम, एक था वानप्रस्थ, और एक था सन्यासी। सन्यासी आश्रम ये था। इसके बारे में मालूम है आप लोगों को? ब्रह्माश्रम जीवन में उसमें क्या होता था कि लोग जब पैदा लेते थे तो जब चलने लगते थे तो उसको गुरु आश्रम में डाल दिया जाता था और वहाँ वो लोग शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। समझ रहे हैं? उसके बाद जब वो लोग अपनी
शिक्षा ग्रहण कर लेते थे गुरु आश्रम से, तो उसके बाद उन लोगों को फिर उस आश्रम से निकलने के बाद उन लोगों को गृहस्थ में प्रवेश करना होता था। जब समाज की जो जिम्मेदारियां होती है वो उसको उठाना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम होता है जिसमें शादी ब्याह करके लोग गृहस्थ की ज़िंदगी जीने लगते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका वानप्रस्थ। जब लोग गृहस्थ ज़िंदगी जी लेते हैं तब लोग जंगल जाते हैं, और जंगल जाने की जो काल होता है उसको वानप्रस्थ कहा जाता है। और उसके बाद जब जंगल घूम घूम के जब लोग थक जाते हैं तब लोग कहीं जा कर के और एक सन्यासी की तरह ध्यान लगा लेते हैं, समझ रहे। और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जो है सिर्फ ध्यान में ही व्यतीत करने लगते हैं। वो अध्यात्म को जानने के लिए व्यतीत करने लगते हैं, मन को पढ़ने लगते हैं, बुद्धि दिमाग इस सब के बारे में पढ़ने लगते हैं, जिसको बोलते हैं सन्यासी जीवन, समझ रहे हैं। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया था। तो ये था पहले का जीवन काल, समझ रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो उत्तर वैदिक काल है उसमें 3 वेद का रचना हुई है, जिसमें से आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, समझ गए। तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं सामवेद का क्या महत्व है हमारे जीवन पर। अभी भी सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन पर, समझ रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी महत्ता है हमारे ऊपर। अभी जो हमारा जो संस्कृति है, समझ रहे हैं, उसमें भी सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। साम का मतलब होता है गान। तो सामवेद में जितने भी गायन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सभी सामवेद में इसकी रचना की गई है। आज कहा जाता है कि दक्षिण भारत में कर्नाटका की संस्कृति ले ले या फिर तमिलनाडु की जो गायन सभ्य जो गायन है वहाँ की, समझ रहे हैं ना, संगीत कला जो है, तो वहाँ की संगीत कला में जो सारे गामा पा जो आया है वो सामवेद में पहले से जिक्र है और यहीं से आया है, समझ रहे ना। सारे गामा पा जो कि संगीत का एक आधार माना जाता है वो सामवेद से ही आया है। इसके अलावा सामवेद में लय और सुर इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा गया है, समझ रहे हैं। कहा जाता है कि सामवेद में जब कबीर यज्ञ करते थे, किसी देवता को लोग मनाते थे, तो सामवेद में जो मंत्र लिखा गया है उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उस समय गायन के तौर पर। जो कल जो आपने देखा था ना, एकदम धुन में जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो वो सभी सामवेद का ही है, समझे। गायन के तौर पर उस मंत्र का उच्चारण करते हैं लोग, समझ रहे हैं। इसके अलावा अभी सामवेद का अभी भी हमारे संस्कृति में इसका प्रभाव है। जो हमारे जो संस्कृति में जो संगीत कला होता है वो सभी कहाँ से लिया गया है, यहीं से तो लिया गया है, समझ रहे हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी अच्छा, इसके अलावा कहा जाता है कि सामवेद का जो मंत्र है उसका उच्चारण करने पर रोग से लोग मुक्त हो जाते हैं।